नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइंस ग्रुप बलवंत पे। मैं बलवंत साणा आपका स्वागत करता हूं। आपके बाहरी डिमांड पे आज एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जो आपके सिलेबस का बहुत ही अहम हिस्सा है, उसको हम पढ़ेंगे। बिल्कुल हलवा प्यारा सा चैप्टर है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हाँ या ना में जवाब है। हाँ नाम का मतलब है भी आपने याद कर लिया, हाँ है ना है, यानी उसके अंदर कन्फ्यूजन करने वाली कोई चीज़ नहीं है। जो मतलब कंसेप्ट क्यों क्या ये मतलब दिमाग में सवाल नहीं उठेंगे पढ़ने के बाद। इसको पढ़ना मुश्किल हो जाता है आपके लिए, लेकिन आप इसको आसान बनाएंगे इस तरीके से भी आपके एग्जाम के सारे क्वेश्चन आपके हो सके। ठीक है ना, अपना मुद्दा यही चल रहा है भी हम जैसे जैसे पढ़ा रहे हैं, आपने जैसे जैसे सारे आपका बढ़िया रिस्पॉन्स आ रहा है भी क्वेश्चन आपके सारे शोल हो रहे हैं। प्रीवियस ईयर एमसीक्यू जहाँ से भी लगाते हो सारे के सारे शो हो रहे हैं, जितनी क्लासों के टॉपिक मैंने करवाए हैं। ठीक है, बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस हो गया, अब तो थोड़ा सा बचा है, हम ढलान के अंदर आ गए हैं। थोड़ा मतलब पूरा पूरा पर्वत चढ़ के हम उतर के आगे, अब थोड़ा बहुत परसेंटेज बचा है जिसको हम कंप्लीट कर लेंगे धीरे से। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं पावर सिस्टम, यानी पावर सिस्टम क्या होता है इसके बारे में। पावर सिस्टम के अंदर हम ट्रांसमिशन पढ़ेंगे, यानी संचरण बोलते हैं जिसको, या पारेषण बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, वितरण किस प्रकार से होती है। सर्विस लाइन क्या है, ट्रांसमिशन लाइन क्या है, आपकी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन क्या है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर कौन कितने के लगाए जाते हैं, किस प्रकार के तार प्रयोग होते हैं, बस बार कहाँ प्रयोग होते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहाँ प्रयोग होते हैं, स्टेप अप कहाँ प्रयोग होते हैं। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके दिमाग में। खंबे किस प्रकार के लगाए जाते हैं, ठीक है ना। इंसुलेशन कौन सा प्रयोग होता है, पोर्सिलिन कहाँ प्रयोग होता है, स्टे वायर कौन सी होती है, कितनी दूरी पर स्टे वायर लगानी चाहिए, कहाँ कहाँ पर खंबे लगाने चाहिए, ये चीज़ें आपके दिमाग में सेट करनी है बस। ठीक है, ये पावर सिस्टम होता है। 4-5 दिन की क्लास है, 8-10 घंटे कम से कम चलने वाली है। ठीक है, किताबों में पढ़ोगे तो किताबें ज़रूरी है, लेकिन क्लास लगाने के बाद किताबें आसान हो जाएगी। ठीक है ना, और लेकिन फालतू की चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है। जो चीज़ें आपको पढ़ाई जाएगी वो आपके एग्जाम से रेलिवेंट है और उतना ही आपको पढ़ना है, ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व हो जाए। बाकी हमें क्या लेना है, खंबे के सर थोड़ी पटकना है ना। कंक्रीट का बना है, मजबूत है या नहीं ऐसे लगा के थोड़ी देखेंगे, है ना। टावर है तो टावर पे चढ़ना थोड़ी है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं पावर सिस्टम। ठीक है ना, पावर सिस्टम के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं आपको पता ही है। ट्रांसमिशन पढ़ेंगे, यानी किस प्रकार से बिजली का उत्पादन होता है। ठीक है ना, किस प्रकार से बिजली का उत्पादन होता है। ठीक है ना, यानी विद्युत ऊर्जा जो उत्पादित होती है और कैसे घर तक पहुंचती है, यानी किस प्रकार से उत्पादन से लेकर उपभोक्ता तक, कंज्यूमर तक पहुंचने का सारा सिस्टम जो है उसको हम क्या कहते हैं, पावर सिस्टम कहते हैं। समझे बात, यानी कैसे कहाँ से पावर प्लांट से उत्पन्न हुई बिजली और आपके घर तक, यहाँ तक, आप तक या किसी भी उपभोक्ता तक कैसे पहुंची, यानी कंज्यूमर जो यूज करेगा बिजली का। ठीक है ना, और बिजली के बिना, यानी आप कहते हो लाइट के बिना, या लाइट तो प्रकाश को कहते हैं वैसे अगर ज़्यादा कंसेप्चुअल लैंग्वेज में जाए तो, लेकिन आप बिजली जिसको कहते हो यानी विद्युत ऊर्जा, वो बहुत ज़रूरी है। पता ही है, उसके बिना तो आजकल मतलब जीना असंभव सा हो गया। 1 घंटे लाइट चल जाती है तो आंखें बाहर आने को हो जाती है। मोबाइल चार्ज करना, नेट चलाना, मोबाइल चलाना, कंप्यूटर चलाना, लैपटॉप चलाना, लाइट जलाना, एसी चलाना, टीवी, ये सारी चीज़ें किससे होती है, विद्युत ऊर्जा से होती है, आपको पता भी है। ठीक है, तो पावर सिस्टम किस प्रकार से होता है मोटा मोटा समझते हैं। और यहाँ से इस जो बोर्ड पे है, यहाँ से क्वेश्चन जो लिखूंगा, एक क्वेश्चन आने की संभावना पूरी पूरी हो जाएगी। ठीक है ना, एक क्वेश्चन आने की, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन कम से कम पावर सिस्टम से आपके पूछे जाएंगे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी क्लास रहने वाली है। ठीक है, मोटा मोटा अगर हम बनाएं तो थोड़ा सा मोटा ही लिख लेते हैं फिर। ठीक है, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा जनरेशन। क्या करना पड़ेगा, जनरेशन। ठीक है, ये आईना दिखा देगा आपको और पूरा चैप्टर इसी के बेस पे चलेगा, है ना। जनरेशन, जनरेशन जैसे ही हो गई आपके पास, क्या यार, जनरेशन। अब जनरेशन का मतलब हो गया उत्पादन। जैसे ही उत्पादन हुआ, ठीक है, तो क्या किया जाएगा, उसको बिजली मतलब ऊर्जा को क्या किया जाएगा, आगे भेजने का कार्य स्टार्ट हो जाएगा। यानी पावर प्लांट जो होता है, तो साथ साथ में लिखते चलेंगे। ठीक है, क्या हुआ, उत्पादन जहां होता है उसको हम क्या कहते हैं, पावर प्लांट कहते हैं। क्या बोलते हैं, पावर प्लांट कहते हैं। ठीक है ना, पावर प्लांट। यानी आप कहोगे जी इसको तो शक्ति संयंत्र कहते हैं, शायद शक्ति संयंत्र कहते हैं। ठीक है, और शक्ति संयंत्र जो है उसके अंदर क्या लगे होते हैं, तो अल्टरनेटर लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं रे, अल्टरनेटर लगे होते हैं, यानी प्रत्यावर्तक लगे होते हैं। वो देखो इतना बढ़िया तरीके से समझा के चला जाऊंगा। ठीक है ना, जाऊंगा तो कहाँ, यही हूँ। ठीक है ना, तो इसके अंदर क्या लगेंगे, प्रत्यावर्तक
यानी पावर प्लांट में क्या होगा, बिजली का उत्पादन होगा। पावर प्लांट किसे कहते हैं, जहां पर बिजली का उत्पादन होता है। और उत्पादन करने के लिए क्या लगे होते हैं, अल्टरनेटर लगे होते हैं। समझो इस बात को, ये चेहरा जब दिमाग में छप जाएगा ना, बाकी आगे वाला हलवा जब होगा। ऐसे थोड़ी, हलवा बनाने के लिए हमें कुछ करना पड़ता है ना, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इस पावर को उत्पन्न जो किया जाता है ना, उसको स्टेप अप किया जाता है। क्या किया जाता है, स्टेप अप। यानी यहां पर लगे होंगे ट्रांसफॉर्मर। क्या लगे होंगे, अब लगे होंगे ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर लगे होंगे, ठीक है ना। अब ट्रांसफॉर्मर क्या करेंगे, यहां पर ट्रांसफॉर्मर जो होता है वो स्टेप अप होता है। यानी पहले बिजली को उत्पन्न करके ऊंचा किया जाता है, ठीक है ना। ऊंचा का मतलब इसकी वोल्टेज बढ़ाई जाती है, ताकि पारेषण ट्रांसमिशन के अंदर वोल्टेज ड्रॉप को घटा के क्या किया जाए, वितरण किया जाए, ताकि कम से कम जो हमारी वोल्टेज की हानि हो, वोल्टेज ड्रॉप क्या हो, कम से कम हो, ठीक है। जैसा ही ट्रांसफॉर्मर लगाया जाता है, ठीक है, इसको स्टेप अप करके क्या किया जाता है, ट्रांसमिशन किया जाता है। इसका क्या किया जाता है रे, ट्रांसमिशन किया जाता है। ट्रांसमिशन का मतलब ये होता है, पारेषण या संचरण किया जाता है। देखो बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत कुछ समझाने वाला हूं आपको। यानी पारेषण लाइन बोलते हैं उसको, हम क्या बोलते हैं, संचरण लाइन। फिर इसको क्या किया जाता है, एक बार फिर ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। क्या किया जाता है, वो 2 बार यूज करेंगे, वो आगे और करेंगे हम, ठीक है ना। अब होता है आपका ट्रांसफार्मर, और कौन सा ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करके हम क्या करेंगे, इसको फिर डाउन करेंगे। भी एक बार तो उत्पादित की, फिर इसको बढ़ाया, फिर इसको वापस बढ़ाने के बाद ये स्टेशनों वगैरह में भेजी गई, जहां से आगे वितरण होना है। फिर इसको क्या किया, फिर डाउन किया गया, बड़े बड़े टावरों द्वारा इसको भेज दिया जाता है, ठीक है ना, लगे होंगे आसपास आपके। फिर स्टेप डाउन किया गया। अब इसको क्या किया गया, आपके घर तक भेजने का काम किया गया। क्या किया गया, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ इसका, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूशन यानी आप कहोगे इसका क्या हुआ, वितरण हुआ, ठीक है ना, वितरण हुआ। क्लियर होगी बात। और वितरण होने के बाद अब थोड़ा ये बड़ा हो गया जी, ये बड़ा हो गया तो हमें तो चित्र को छोटा कर लेना चाहिए। तो अपने पास ऑप्शन है डिजिटल, क्या काम आएगा बताओ, ठीक है। अब क्या हुआ इसका, देखो अब इसको क्या किया गया, उपभोक्ता तक भेजा गया। यानी उपभोक्ता यानी कंज्यूमर तक भेजा गया, ठीक है। और उपभोक्ता ने क्या कर लिया भाई, उपभोग कर लिया, यानी कंज्यूम कर ली, आपको जरूरत थी उस हिसाब से, तो उपभोक्ता तक भेजना, ठीक है ना। तो यानी पावर को क्या किया, सेंटर द्वारा उत्पादित किया गया, फिर ट्रांसफॉर्मर सिस्टम, स्टेप डाउन, डिस्ट्रीब्यूशन, उपभोक्ता तक, ठीक है ना। इस लाइन को हम ट्रांसमिशन लाइन बोलेंगे। जहां तक ये ट्रांसमिशन हो रहा है उसको क्या बोलते हैं हम, ट्रांसमिशन। देखो बहुत अच्छे से समझना है तो आपको टाइम लगेगा, ठीक है ना। और भागना है तो भाग जाइए भैया, बहुत बड़ा प्रकार का। और इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन बोलते हैं। जहां तक ये डिस्ट्रीब्यूट होता है, डिस्ट्रीब्यूशन है लाइन बोलते हैं। तारों को क्या बोलेंगे, लाइन बोलेंगे रे, ठीक है ना। इसको हम संचरण लाइन कहेंगे। क्या कहेंगे, संचरण लाइन कहेंगे, ठीक है। या पारेषण लाइन, इसको हम वितरण लाइन कह देंगे, ठीक है ना, वितरण लाइन कह देंगे, आपने पढ़ा होगा, ठीक। उपभोक्ता तक जो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सर्विस लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं रे, सर्विस लाइन। बस ये समझने वाली बात है, ठीक है, बाकी कुछ है नहीं इसके अंदर। सर्विस लाइन यानी इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, पावर सिस्टम कहते हैं। इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, पावर सिस्टम। यानी बिजली का उत्पादन हुआ अल्टरनेटर के द्वारा, या आप कहीं ना कहीं इसको क्या चाहिए, अल्टरनेटर जनरेशन करने से पहले आपको कुछ और भी चाहिए होता है, तो उसको भी शामिल कर सकते हो आप। ऊर्जा स्रोत चाहिए होता है आपको, एनर्जी सोर्स चाहिए होता है। इसको पढ़ेंगे कौन कौन से स्रोत होते हैं, किस प्रकार से काम करते हैं, ठीक है। ऊर्जा स्रोत यानी इससे लेकर बिजली का उत्पादन से हो लेकर बिजली की खपत तक के सिस्टम जो होता है, या उसको हम क्या कहते हैं, पावर सिस्टम, या पावर सिस्टम, शक्ति संयंत्र कह देते हैं, पावर
सिस्टम कह देते हैं। क्या कह देते हैं? पावर सिस्टम कह देते हैं। समझ में आ गई बात क्या? यानी उत्पादन हुआ, फिर उसको बढ़ाया गया, फिर उसको फिर गिराया गया, फिर गिरा के आपके घरों तक पहुंचाया गया, यानी घरों तक पहुंचाने की क्रिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक की क्रिया, यानी उत्पादन से लेकर खपत तक की क्रिया टोटल जो है किसके अंदर आती है? पावर सिस्टम के अंदर आती है। ठीक है, अब एक एक चीज़ को ढंग से पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, ढंग से देखो, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना पूरी रहती है और आपका दिमाग में जो कन्फ्यूजन है ना वो क्लियर कर देंगे आज। ठीक है, यानी आपके पास क्या है? अल्टरनेटर है जी। हमारे पास अल्टरनेटर कहाँ से आ गया? देखो देखो, ये अल्टरनेटर है। ठीक है, लिखते चलो साथ में या पहले बना लें क्या? अल्टरनेटर ने उत्पादन किया। अल्टरनेटर ने क्या? उत्पादन किया। अल्टरनेटर ने उत्पादन किया, इस प्रकार से चित्र मिलेगा। और लेकिन मेरी खासियत रहती है, मैं बनाने में ज़्यादा विश्वास रखता हूँ। ये तो इस प्रकार का ट्रांसफार्मर क्या कहलाता है? जिसकी प्राइमरी वाइंडिंग छोटी हो और सेकेंडरी मोटी हो, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं, ये लाइनें ले गए आगे में, उसको हम कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है ना? अब एक बार स्टेप अप किया जाएगा, बाकी इसको डाउन ही किया जाएगा। यानी ये लाइन क्या है? ये लाइन है आपकी, ये बड़ा हो गया तो आगे वाले को हम क्या बना लेंगे? छोटा बना लेंगे। बोलो जी ये बात ठीक है ना? दो ट्रांसफार्मर लगा दिए अपन ने मोटे मोटे। ठीक है, तीसरा फिर एक और लगा देते हैं जी। फिर स्टेप डाउन किया जाएगा जी। फिर क्या किया जाएगा? फिर स्टेप डाउन किया जाएगा, यानी ये छोटी बना लेते हैं जी। हाँ जी, बना लिया। ठीक है ना? इसके अंदर बीच में कोई कोर लगा देते हैं। बोलो, फिर कहोगे जी आपने कोर नहीं लगाई। ये हो गया 3। और चौथा आपका ट्रांसफार्मर जो होता है फिर स्टेप डाउन होता है, यानी एक बार स्टेप अप किया जाता है, बाकी तो फिर डाउन ही किया जाता है, स्टेप डाउन। ठीक है, ये हो गया। अब ये लाइन आगे चली जाएगी, ग्रिड सब स्टेशन, फलाना सब स्टेशन, दिकड़ा सब स्टेशन, है ना? ऐसे, जिसको हम कहते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, है ना? तो ये क्या है? देखो, ये है आपका अल्टरनेटर यानी प्रत्यावर्तक। ध्यान से समझोगे दिमाग में घुसेगा। प्रत्यावर्तक क्या करता है? तो आपको जी, ये आपका बिजली बिजली उत्पन्न करता है ना? क्या करता है? विद्युत द्वारा बिजली उत्पन्न करता है जी। उत्पन्न करता है, उत्पन्न, उत्पन्न, उत्पन्न करता है। ठीक है, और कौन सी उत्पन्न करता है? तो एसी करता है जी। कौन सी करता है? अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटर क्या करेगा? अल्टरनेटिंग करंट ही करेगा। ठीक है जी, ये आपका जो है वो है जी स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्या है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है, देखो बहुत कुछ समझाऊंगा, आप धीरे धीरे। और ये क्या है आपका? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, यानी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। बोलो जी समझ में आ गया? आगे बढ़ा लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो मेरे हिसाब से पढ़ाऊंगा ना। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, इसलिए तो मैंने वीडियो प्रीमियर पे नहीं डाली, अभी आपका नुकसान ना हो। आप बचा सकते हो इस टाइम को, अगर आपको आता है तो आप आगे देख सकते हो ना, क्योंकि आप प्यारे प्यारे हैं। और ये होगी आपकी लाइन, सर्विस लाइन बोलते हैं इसको। ठीक है ना? ग्रिड वगैरह। अब ये जो है ट्रांसमिशन कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रांसमिशन। तो इसको हम बोलते हैं प्राइमरी ट्रांसमिशन। एक लाइन यहाँ तक जो आती है, ये लाइन कौन सी है? तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं प्राइमरी ट्रांसमिशन। प्राइमरी ट्रांसमिशन, देखो कितना प्यार से समझाया जाएगा। ट्रांसमिशन लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और ये हो गया आपका सेकेंडरी ट्रांसमिशन। सेकेंडरी ट्रांसमिशन, अरे बोलो, सोना नहीं है। ये हो गया आपका फिर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन को भी आगे बांट लिया हमने, यानी प्राथमिक वितरण। और ये हो गया आपका सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी द्वितीयक वितरण। ठीक है ना? यहाँ से क्वेश्चन क्या बनते हैं जी? यानी ये क्या है? दोनों के दोनों ये किसके भाग है? ट्रांसमिशन के भाग, ये स्टेप है। तो आपसे क्या पूछा जाता है
यहाँ से क्या पूछा जाएगा, देखो एक बार प्राइमरी ट्रांसमिशन में क्या होता है, स्टेप अप किया जाता है उसको, ठीक है ना, स्टेप अप करके क्या किया जाता है, उसको आगे भेजा जाता है। फिर क्या किया जाता है, स्टेप डाउन करके, मोटी मतलब बहुत बड़ी बड़ी बिजलियों की कप है, एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो फिर स्टेप डाउन करके फिर एक बार क्या किया जाता है, आगे वितरण किया जाता है। वितरण करने के बाद फिर क्या, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन यानी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन यानी सब स्टेशनों वगैरह में भेजने का काम करता है। उसके बाद जब हम स्टेप डाउन करते हैं तो सेकेंडरी एक बार और स्टेप डाउन करेंगे आप, तो एक बार कितने बार, एक बार तो अप हुई है, 3 बार क्या होती है, स्टेप डाउन होती है, तब जाके आपके घरों तक बिजली पहुंचती है। समझ में आई बात, क्लियर हो जाएगा सारा का सारा, ठीक है। उसके बाद जब हम पढ़ते हैं भी सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है, भी भारत के अंदर कितनी बिजली बनाई जाती है, ठीक है ना, तो ये कितनी होती है, पैदा कितनी की जाती है, या तो 11 केवी की जाती है मानक अगर पूछे तो, और या आप कह सकते हो 33 केवी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, यानी पैदा जो की जाती है यानी उत्पन्न भारत के अंदर किससे ज़्यादा नहीं होती, आपसे पूछे तो उत्पन्न आपकी 33 केवी से ज़्यादा नहीं होती, और मानक नॉर्मली जो उत्पन्न करते हैं हम कितनी करते हैं, 11 केवी करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं क्या कर लेता हूँ, इसको नीचे कर लेता हूँ, फिर आपके कंफ्यूज हो जाओगे, आपके डाउट बहुत आते हैं जी, ठीक है ना, फिर आप कहोगे जी ये क्या हो गया, कट जाते हैं, लेकिन उसमें मिल जाते हैं, आपके पीडीएफ वगैरह मिलते हैं। तो 11 केवी आपको, ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा धीरे धीरे, ठीक है ना। अब जो स्टेप अप किया जाता है, एक बार स्टेप अप किया तो स्टेप अप प्राइमरी ट्रांसफार्मर जो है वो स्टेप अप कहाँ तक करता है, ठीक है ना। तो आपको लिखोगे प्राइमरी जो ट्रांसमिशन है यानी उसके अंदर कितनी वोल्टेज होती है, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आपकी कितनी हो सकती है, 7,65,000 वोल्ट, या आपकी नॉर्मली कितनी हो सकती है, 400 वोल्ट, या आपकी कितनी हो सकती है, 220, अरे किलो वोल्ट, यहाँ तो किलो वोल्ट ही बात करेंगे, वोल्ट तो आएंगे आपके घर के नज़दीक आएंगे तब, ठीक है ना, और 220 किलो वोल्ट। देखो कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा यहाँ से सारी चीज़ें। अब क्या किया जाता है, अब तो बहुत होगी, इसको करते हैं डाउन, इसको क्या करेंगे, डाउन करेंगे, यानी इसके अंदर हम आएंगे, देखो 132 किलो वोल्ट, ठीक है। समझाऊंगा ये याद कैसे रखना है, मेन मुद्दा ये है, तो ये तो किताबों में लिखा है, फिर फायदा क्या है यहाँ आने का, ठीक है। अब जब यहाँ पर आते हैं तो हम कर लेते हैं फिर प्राइमरी के अंदर 33 किलो वोल्ट या 11 किलो वोल्ट, ठीक है ना। और सेकेंडरी के अंदर वोल्टेज जो होती है वो कितनी होती है, तो या तो लाइन टू लाइन या डबल फेज देखें तो इतनी और वो इतनी, यानी ये वोल्ट पे आ गई अब किलो वोल्ट से। देखो कितना प्यारा सा अच्छे से समझाया आपको। यहाँ से क्वेश्चन क्या आएगा ये बताऊंगा आपको मैं। देखो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है भी भारत के अंदर मानक, भारत में मानक वोल्टेज उत्पादन कितना है, वोल्टेज उत्पादन कितना है, उत्पादन है तो वो होता है 11 केवी। मानक कितना है, 11 किलो वोल्ट, यानी 11,000 वोल्ट है। यानी उत्पादन अल्टरनेट से कितनी की जा सकती है, मैक्सिमम मैक्सिमम आपकी कितनी की जा सकती है, तब हम कहें कि 33 किलो वोल्ट। लेकिन वो कहीं उत्पादन कितनी की जाती है, मानक वोल्टेज कितनी है, उत्पादन करने की मानक शब्द जुड़ जाए, ठीक है ना, स्टैंडर्ड जो है वो स्टैंडर्ड जो आपका जनरेशन कितने की होती है, तो 11 किलो वोल्ट की होती है, दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। और आपसे पूछ ले, आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले, यहां लिख लो आप, ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले, अधिकतम भारत के अंदर अधिकतम कितनी की जा रही है, अधिकतम तक, अधिकतम यानी मैक्सिमम कितनी जनरेशन की जा रही है, 33 केवी तक जनरेशन होती है। यानी जो अल्टरनेट है ना, ये अल्टरनेट का नाम का एक मतलब कारतूस है ना, ये 11 किलो वोल्ट तो भारत कह रहा है भी स्टैंडर्ड इतनी है, ठीक है ना। लेकिन अगर इससे हम उत्पन्न कर रहे हैं तो भारत के अंदर मैक्सिमम जहां तक उत्पन्न की जा रही है वो केवल 11,000 नहीं 33,000, यानी 11 या 33 होता है, 33,000 तक ही की जाती है। समझ में आ गई बात। अल्टरनेटर से 11 किलो वोल्ट। मानक की बात करें, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, जब क्वेश्चन लगाओगे तब आपको पता चलेगा। और मैक्सिमम कितनी है, 33 किलो वोल्ट, ठीक है। अब आपसे पूछे ट्रांसमिशन लाइन जो है उसके अंदर मैक्सिमम कितनी हो सकती है, यानी अधिकतम वोल्टेज कितनी होती है, अधिकतम कितनी होती है,
तब आपका आंसर रहता है अधिकतम कितनी हो सकती है 765, और नॉर्मली कितनी होती है सामान्यतः 400 वोल्ट, या आपको कहे 11 किलो वोल्ट या 33 किलो वोल्ट को अधिकतम कितने तक स्टेप अप किया जा सकता है इंडिया के अंदर 765 केवी तक। उससे आगे करने का कारण बताऊंगा, क्योंकि इंसुलेशन की प्रॉब्लम आती है। इससे ज़्यादा हो सकती है, ये नहीं है, हो सकती है लेकिन करते नहीं है ना, करते नहीं है, उसका कारण है इंसुलेशन। ठीक है ना, बताऊंगा आपको। और सामान्य जो होती है वो कितनी होती है, तो सामान्यतः इतनी होती है। यही तो क्वेश्चन बनते हैं, सामान्य कितनी होती है, इतनी होती है। वो डिपेंड करता है भेजना कहाँ पर है। ज़्यादा दूर भेजना है तो 400 किलो वोल्ट, और थोड़ा और कम भेजना है तो 220 किलो वोल्ट, यानी 2,20,000 वोल्ट। ठीक है, ये यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम है, अधिकतम है। या आपसे पूछे सेकेंडरी जो होता है ट्रांसमिशन वो कितने का होता है, तो ये तो प्राइमरी है, ये सेकेंडरी 132, यानी 66 दूनी 132 होते हैं ना, 66 दूनी 132 होते हैं, 66 दूनी 132 होते हैं। तो 66 दूनी, दूनी का मतलब दो, दो का मतलब सेकेंडरी, यानी सेकेंडरी के अंदर दूनी वाला शब्द है, यानी 2 से गुणा करेंगे सेकेंडरी, यानी 2, 2 से गुणा करेंगे 66 132, यानी 2 जिसके पीछे 2 है 66 है। ठीक है ना, ऐसे थोड़ा सा लिंक कर लो। ठीक है, तो ये क्या होती है, द्वितीयक ट्रांसमिशन कितने का होता है, आपसे पूछ ले द्वितीयक पारेषण लाइन में कितनी वोल्टेज होती है, तो आपको बताना है द्वितीय लाइन के अंदर स्टेप डाउन किया जाता है, पहले बढ़ाया जाता है फिर स्टेप डाउन करके इतनी लाई जाती है। ठीक है ना, इतनी लाई जाती है। क्यों किया जाता है सारी चीज करें, क्योंकि ट्रांसमिशन एक अलग से पूरा पूरा टॉपिक पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, आपसे पूछे प्राइमरी यानी प्राथमिक, प्राथमिक वितरण लाइन में, प्राथमिक वितरण लाइन के अंदर कितनी वोल्टेज होती है, तो प्राथमिक वितरण लाइन में या तो 11 केवी होती है 33 केवी होती है, यानी 11,000। ये वाला सिस्टम जहां से उत्पन्न हुई थी, देखो जहां उत्पन्न हुई थी वहां पर लेके आ गए, या 11 केवी है या 33 है, यहाँ 11 है यहाँ 33 है। ठीक है ना, 11 33 33 11, 11 33 33 11, जहां से उत्पन्न हुई थी उतना ही यहाँ। देखो साथ साथ पढ़ने का ये फायदा होता है, आप टाइम देखते हो, कई बार आप टाइम देखते हो भी जो चीज़ लिखने में टाइम ज़्यादा लगा रहे हैं, लेकिन ये टाइम कितने समय तक याद रहेगी, इंपॉर्टेंट वो होता है ना। इंपॉर्टेंट क्या होता है, याद कितना रहा, पढ़ा कितना मैटर ही नहीं करता। चाहे आपने रामायण पढ़ ली, पूरी ग्रंथ पढ़ लिया, आपको याद कितने, आपने अमल कितना किया, महाभारत पढ़ ली उससे सीखा क्या आपने, वो इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना, अखबार पढ़ते हो उससे क्या सीखा आपने, याद रखते हो क्या, तो वो पढ़ना होता है। एक होता है सीखना, सीखने के लिए हमें समय देना पड़ता है। अखबार को पढ़ते हो कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ोगे 10 मिनट में हो सकता है चित्र चित्र देख के आप छोड़ देते हो, है ना। बिल मसालेदार खबर कौन सी है, छोड़ दिया आपने। कोई एक खबर याद रह गई, वो भी 1-2 दिन तक याद रह जाती है। लेकिन आप पढ़ते हो, किताबें पढ़ते हो, वो हमें लंबे समय तक, वो पढ़ना नहीं, उसे लर्न कहते हैं सीखना। तो आप सीख रहे हो, यहाँ पे सीखने में टाइम लगता है भाई। ठीक है ना, ये हो गया वितरण लाइन या द्वितीय वितरण। ठीक है ना, द्वितीय वितरण। जो आपके घरों तक लाइन आती है उसके अंदर अगर फेस टू फेस चेक करते हैं तो 200 440 वोल्ट है, अगर सिंगल फेस चेक करते हैं तो 230 वोल्ट आती है। तो सर्विस लाइन जिसको हम क्या बोलते हैं, सर्विस लाइन बोलते हैं। आगे हम क्या बोलेंगे, सर्विस लाइन बोलते हैं। आपके घरों के बाहर की लाइन को क्या बोलते हैं, सर्विस लाइन बोलते हैं। सारी चीज़ें पढ़ेंगे धीरे धीरे, क्योंकि ट्रांसमिशन हमें पूरा पढ़ना है, डिस्ट्रीब्यूशन हमें पूरा पढ़ना है। ठीक है ना, और प्रत्यावर्तक बिजली जहाँ उत्पन्न हो रही है उसका सारा फंडा हमें पढ़ना है, कैसे पावर, हाइड्रो पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट। तो अधिकतम पूछ ले आपसे तो आप बता दोगे 400 किलोवोल्ट सामान्य, 220 किलोवोल्ट सामान्य होती है। यानी जब इसको ऐसे डाउन 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 करके हम क्या कर लेते हैं, हमारे घरों तक ले जाते हैं। तो याद कैसे रखिए, 765 मैक्सिमम 400 220, ये आंकड़ा याद रह गया। द्वितीय का मतलब द्वितीय पारेषण, पारेषण में 66 132, 66 को 2 से गुणा करो, 66 132। ठीक है ना, 11 तिया 33, यानी जितनी उत्पादन हुई थी उसी पे लेके आना है प्राइमरी के अंदर। और हमें घरों तक कितनी यूज होती है वहां तक लेके जाने के लिए हमें क्या करेंगे, 440, यानी घरों तक या उपभोक्ता तक यही जाती है। आपके घरों के बाहर लाइन है या किसी फैक्ट्री के बाहर लाइन है तो उसके अंदर ये वोल्टेज मिलेगी। और उससे पीछे एक ट्रांसफार्मर लगा होता है, उसके अंदर कितनी मिलती है, 11 किलो वोल्ट या 33 किलो वोल्ट, वो खपत किस हिसाब से, उस हिसाब से हम ले लेते हैं। क्लियर है, बाकी 33 भी कहाँ मिलेगी, 11 कहाँ मिलेगी, वो भी हम आगे इसको तोड़ेंगे जब पता चल जाएगा, समझ में आ जाएगा सारा फंडा, कोई दिक्कत तो नहीं है। उत्पादन इतना, मानक पूछे तो इतना 11, अगर अधिकतम पूछे तो 33 के भी। अधिकतम कितनी पारेषण की जा सकती है, 765 तक। ठीक है ना, उससे क्यों ज़्यादा क्यों नहीं की जाती, ज़्यादा लिख लो, ज़्यादा करने में इंसुलेशन की प्रॉब्लम आती है।
इंसुलेशन की समस्या आती है। की समस्या बहुत कुछ पढ़ेंगे यार। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है, क्योंकि आपा क्या लेते हैं, अब तार क्या होती है, नंगे तार होते हैं, खुले तार होते हैं, इंसुलेशन नहीं होता। इंसुलेशन के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं, जैसे एक ये तार जा रहा है आपका और एक ये तार जा रहा है, तो इस तार के बीच में हवा, यानी जितनी ज़्यादा बड़ी लेंगे आप, जितनी ज़्यादा बड़ी लाइन लेंगे, जितनी ज़्यादा वोल्टेज तार के अंदर ज़्यादा होगी, तो वो क्या करेगी, उतना ही दूर तार रखना पड़ेगा हमें। यानी इससे ज़्यादा करेंगे, इतनी दूर दूर तार रख के टावर लगाने आपके मुश्किल हो जाते हैं, इतनी दूर रखना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, तारों की कम दूरी है, तो आपने वो झंझनाहट सुनी होगी, इनके बीच क्या होगा, ये आवेशित हो जाएंगे। हवा के कण क्या हो जाते हैं, आवेशित होने के बाद करंट क्या होगा, बहुत ज़्यादा झंझनाहट यहाँ पर प्रभावित होना शुरू हो जाएगा हवा के माध्यम से, क्योंकि इसकी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होती है वो टूट जाती है। एक वोल्टेज जो होती है, आपने समझा होगा पीछे, तो उसके बाद क्या होगा, एक दूसरे में क्या होगा, पावर लॉस होने लगेगा। क्या होने लगेगा, आपका जो वोल्टेज का क्या है, ड्रॉप होने की समस्या आने लगेगी। ठीक है, और ज़्यादा क्यों ट्रांसमिशन की जाती है, क्योंकि पावर ड्रॉप ज़्यादा वोल्टेज होगा, तो आपको आपने देखा होगा भी, आपने मान लो वोल्टेज कम ली है, ठीक है ना, और पावर क्या रहती है, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, मान लो प्राइमरी वाइंडिंग में जो पावर है वो भी क्या रहती है, सेकेंडरी वाइंडिंग में, यानी जो वी आई इसमें है और वी आई इसमें भी क्या रहता है, बराबर रहता है। लेकिन इसके अंदर क्या है, स्टेप डाउन है, तो ये क्या है, स्टेप डाउन के अंदर वी क्या होगा और आई क्या होगा हमें नहीं पता, जितना है उतना रखना है, तो हमें एक चीज़ बढ़ानी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, वोल्टेज तो स्टेप अप में बढ़ा लेते हैं और करंट को क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं। करंट घट गया तो आपको पता ही है, जो ऊर्जा है उसका जो ड्रॉप होगा, तो आई स्क्वायर आर से भी हम पता करते हैं पावर, ठीक है ना, पावर जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, आई स्क्वायर आर से भी। तो पावर जो है, हीट वगैरह उत्पन्न होगी, तो इसके अंदर आई स्क्वायर, यानी आई की वैल्यू कम होगी तो क्या होगी, वोल्टेज ड्रॉप भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी इसके अंदर हानियां जो है, शक्ति की, ऊर्जा की जो हानि है, हमारी जो ऊर्जा की जो हानि है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको बड़े बड़े, क्योंकि दूर तक पहुंचाने में क्या होगा, अगर नॉर्मल वोल्टेज पहुंचाते हैं तो धीरे धीरे उस तार का, यानी जिस तार से हम पहुंचा रहे हैं उस तार का क्या होगा, प्रतिरोध भी होगा, और प्रतिरोध उसके अंदर होने के कारण क्या होगा, उसके अंदर वोल्टेज ड्रॉप होगा। ठीक है ना, तो वोल्टेज जैसे ड्रॉप होगा तो क्या होगा, जितनी जहाँ से उत्पादित कर रहे हैं और आपके घर तक आने आने के अंदर थोड़ी सी वोल्टेज रह जाएगी, इतनी की उतनी की रह जाएगी ना। तो क्या करते हैं, पहले इसको अप करते हैं, मैं वोल्टेज ड्रॉप को घटाने के लिए क्या किया जाता है, इसको स्टेप अप करके बहुत ज़्यादा वोल्टेज में बदला जाता है और फिर आपके घरों तक पहुंचाया जाता है, ताकि कम से कम वोल्टेज का क्या हो, ड्रॉप हो, यानी कम से कम क्या हो, वोल्टेज की हानि हो, हमारे पावर या शक्ति की हम कह सकते हैं हानि हो। इसलिए हमारे घरों तक क्या किया जाता है, इसको इतना बढ़ाया जाता है, जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे करंट उतना कम होता जाएगा, मान लो। हाँ, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो इंसुलेशन के कारण इससे ज़्यादा नहीं करा जाता, नहीं तो फिर क्या होगा, आदान प्रदान होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, एक लाइन और लिख लेना आप यहाँ से, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है और इसके बाद तो बहुत कुछ, यानी जो भारत के अंदर जो मानक आवृत्ति है विद्युत उत्पादन, विद्युत उत्पादन के वोल्टेज की मानक आवृत्ति, स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी जो है, आवृत्ति का मान, मानक आवृत्ति का मानक मान क्या है, तो आप कहोगे फ्रीक्वेंसी को हम किस में मापते हैं रे, एफ एच जेड में, हर्ट्ज के अंदर। यानी फ्रीक्वेंसी भारत के अंदर कितनी उत्पादित की जाती है, 50 हर्ट्ज की उत्पादित की जाती है। ठीक है ना, लेकिन उत्पादन कंपनियां जो है, जैसे एनटीपीसी आपकी, कम कितनी हो सकती है, तो ये -+3% हो सकती है, यानी 3% ऊपर दिया जाए या 3% कम, यानी -+3% का मतलब हो गया भी आपकी 48.5 से लेकर 51.5 तक के बीच में होती है। ठीक है ना, मानक आवृत्ति कितनी होती है, 48.5 से लेकर 51.5, यानी 3% का गैप है ना इसके अंदर, यानी 3% क्या हो सकती है, 3% ऊपर नीचे हो सकती है, समझिए आप, यानी 1.5 इससे नीचे हो सकती है, 1.5 इससे ऊपर हो सकती है। ठीक है, तो 3% -+3% का मतलब है भी इसमें परिवर्तन कितना है, आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है। भी भारत के अंदर जो बिजली की जो, या आप कहते हो बिजली कह रहा हूँ मैं, सिंपल शब्द यूज करते हैं आप,
यानी जो विद्युत की या एसी जो है उसकी आवृत्ति, डीसी की तो होती नहीं है, तो उसकी मानक आवृत्ति कितनी होनी चाहिए, तो 50। आपको कहो कितने तक परिवर्तन मान्य है, तो -+3%। याद रखना +3% नहीं लिखना, ना -3% लिखना, ±3% है। यानी कितने से कितने तक बदलाव मान्य है, नहीं तो फिर कंपनियों को क्या देनी पड़ती है, पेनल्टी देनी पड़ती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ने घटने से, क्योंकि हमारे जो जितने भी उपकरण हैं भारत के अंदर, जितने भी उपकरण होते हैं वो ये ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं भी उसकी आवृत्ति कितनी पे यूज होते हैं, वो 50 हर्ट्ज पे। अगर उससे कम होगी तो उपकरणों का नुकसान होगा, ज़्यादा होगी तो उपकरणों का क्या होगा, नुकसान होगा। ठीक है ना, एप्लियंस जो होते हैं वो नुकसान होगा, इसलिए उस पर कंपनी पे पेनल्टी लगाई जा सकती है। तो आपकी जो है वो 48.5 से नीचे नहीं होनी चाहिए और 51.5 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। इससे ऊपर है तो फिर क्या होगी, दिक्कत हो जाएगी। इसलिए क्या लगाया जाता है, 50% -+3%। तो आपको याद रखना है, इस बात पे ध्यान रखना है, जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको पता चलेगा -+3% का वैल्यू क्या है, 1 नंबर वैल्यू है इसकी, है ना, 1 नंबर की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। हर्ट्ज आवृत्ति को हर्ट्ज में मापते हैं, ये पता ही आपको। यानी मानक आवृत्ति कितनी है, 50 हर्ट्ज। अमेरिका के अंदर 60 हर्ट्ज है, अलग अलग देशों में अलग अलग आवृत्ति के होते हैं, उसके हिसाब से हो जाएगा। क्लियर है, देखो भाई, स्क्रीनशॉट लेने वाले अपना कार्य कर सकते हैं, बाकी हम आगे कर देंगे पीडीएफ भेजने का। कई बार ये होता है, मैं बताऊँ आपको, तो आप स्क्रीनशॉट लेने वाला काम करो तो आपको दुख नहीं होगा, क्योंकि बोले जी कैसे, वो तो दोबारा भी कर सकते हो। कई बार क्या होता है, लाइट वाइट चली जाती है बीच में, इन्वर्टर की सुविधा है नहीं गरीब आदमियों के पास, ठीक है, तो ये पीडीएफ वीडियो सेव नहीं होती फिर, और पहले भी अपनी समस्या आई है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं, पावर जनरेशन क्या होती है। अरे बोलो, पावर जनरेशन क्या होती है, बात समझ में आई क्या? एक दो बार देखोगे समझ में आ जाएगी, वही सेम फंडा है। ठीक है, उसको थोड़ा सा वाइड अभी तक तो और करेंगे। ये ट्रांसमिशन यहाँ खत्म थोड़ी होता है, ट्रांसमिशन के तो रेल बनाएंगे आप, तार कौन सा यूज होता है, टावर किसके होते हैं, लाइट अरेस्टर क्या होता है, क्यों लगाया जाता है, ठीक है ना, कैसे उत्पादित होकर आगे भेजी जाती है, कितनी लाइन होती है, कितने तार होते हैं, सारा कुछ, कितने तार होते हैं। अब हम पहले उत्पादित कर लेते हैं, फिर भेजने का काम करेंगे। तो पावर जनरेशन हमारा टॉपिक है, पावर जनरेशन, और आपकी बुक के अंदर भी ये दिया होगा पावर जनरेशन। ठीक है ना, पावर जनरेशन। और पावर जनरेशन जो है यानी शक्ति उत्पादन के नाम से मिलेगा, शक्ति उत्पादन। ठीक है, यानी आप सीधा लिख सकते हो, विद्युत ऊर्जा का उत्पादन। ठीक है, उत्पादन क्या है, पावर जनरेशन, यानी पावर जनरेशन का मतलब है बिजली को उत्पन्न करना। ठीक है ना, और पावर जनरेशन यानी जो आपका पावर प्लांट जिसको हम बोलेंगे, वो क्या होते हैं, पावर प्लांट जो होते हैं, वहां पर क्या की जाती है, पावर यानी शक्ति का उत्पादन किया जाता है, बिजली का निर्माण किया जाता है। जहां पर बिजली का निर्माण किया जाता है, जहां पर अल्टरनेटर वगैरह लगे होते हैं, ठीक है ना, थर्मल पावर प्लांट पढ़ेंगे, हाइड्रो पावर प्लांट पढ़ेंगे, न्यूक्लियर पावर प्लांट पढ़ेंगे, डीजल पावर प्लांट पढ़ेंगे, इस प्रकार के पावर प्लांट हमें पढ़ने को मिलेंगे आगे। तो उसके अंदर जहाँ पर ये पावर प्लांट जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसके अंदर अल्टरनेटर लगे होते हैं, उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, पावर जनरेशन यानी जनरेट करना यानी उत्पादन करना कहते हैं। ठीक है, इसके लिए हमें ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, तो हमें पढ़ना पड़ेगा सबसे पहले सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा के स्रोत, ऊर्जा के स्रोत। ठीक है, यहां से क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपके पेपर में क्या क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, यानी अर्ज पावर जनरेशन के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, ऊर्जा की। किसकी जरूरत पड़ेगी, ऊर्जा की। और ऊर्जा के बारे में आप अच्छे तरीके से भली भांति जानते हैं। बोलो जी क्या जानते हैं, देखो आपको पता है ऊर्जा जो होती है, ठीक है, ऊर्जा जो होती है उसको, उसकी इकाई की बात करें हम, जब इकाई की बात करते हैं तो वो किस में मापी जाती है, जूल में मापी जाती है। यानी इसकी एसआई इकाई क्या होती है, जूल।
ठीक है ना। अगर जूल की बात करें तो कौन सी ऊर्जा आपसे पूछेगा, आपको बार बार मैं ये याद करवाता हूँ क्योंकि ये चैप्टर आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के अंदर भी है। तो यांत्रिक ऊर्जा किस में मापी जाती है, ठीक है। और आपसे पूछे जो आपकी यांत्रिक ऊर्जा नहीं, उष्मा ऊर्जा किस में मापी जाती है, उष्मा ऊर्जा किस में मापी जाती है, ठीक है। और आज जिक्र भी आएगा इसका बार बार। उष्मा ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा किस में मापी जाती है, आपको पता होना चाहिए। बोलो जी हमें तो पता है, आपने बताया है एक दो लेक्चर पहले, ठीक है। तो ये जो यांत्रिक ऊर्जा होती है ना, ये मापी जाती है किलो आपकी जूल के अंदर। किस में मापी जाती है, जूल में मापी जाती है। और जूल में कितना होता है हमें बताया था। उष्मा ऊर्जा हम किस में मापते हैं, कैलोरी में, यानी हीट एनर्जी जो आपकी कैलोरी में मापी जाती है, ठीक है। और विद्युत ऊर्जा आपकी किलोवाट हावर में मापी जाती है या वाट सेकंड में मापी जाती है, वाट सेकंड में मापी जाती है। बाकी एटीपी वेटीपी भी हमने बताया था। आपको इस चीज़ का भी पता होना चाहिए भी ऊर्जा जो है, ठीक है ना, एक कैलोरी जो है, एक कैलोरी जो है उसके अंदर 4.2 जूल होता है, 4.2 जूल होता है। अगर वो कहे 1 किलो कैलोरी, तब वो बात करे भी किलो कैलोरी में कितना होता है। अरे बोलो समझ में आया क्या, अगर समझ में नहीं आता तो बताओ कमेंट करके, ठीक है ना। वो यही बात अगर इस तरीके से पूछे भी 1 जूल के अंदर, 1 जूल में, ठीक है ना, कितने कैलोरी होते हैं, तो 0.24 कैलोरी होते हैं, ठीक है। ये बात भी जान लोगे आप, ये बात भी आपकी क्लियर हो जाएगी। बोलो जी हो तो जाएगी, लेकिन मज़ा आ रहा है ना। उसके बाद आपको ये भी जानना है सोर्स पढ़ने से पहले भी ये ऊर्जा से, ऊर्जा जो है यहाँ क्यों प्रयोग हुई। आपके पास बिजली की ऊर्जा पहले होती तो आप क्यों प्रयोग करते। तो आपको ये जानना पड़ेगा। बिवल जी हमें क्या जानना पड़ेगा, आपको जानना ये पड़ेगा, जानना जरूरी हो जाता है, कंपलसरी हो जाता है भी ऊर्जा एक संरक्षित राशि है। क्या है, संरक्षित राशि है, कंजर्वेशन यूनिट है ये, ठीक है ना, क्वांटिटी कह सकते हो आप। यानी ऊर्जा एक संरक्षित राशि है, यानी कंजर्वेशन, कंजर्वेटेड क्वांटिटी है, ठीक है। ऊर्जा एक संरक्षित राशि है। तो संरक्षित का मतलब क्या होता है, जैसे आवेश भी संरक्षित था, तो इसका मतलब होता है ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है, ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है, और ऊर्जा को न ही बनाया जा सकता है, ऊर्जा को न ही बनाया जा सकता है। ये पता होना चाहिए आपको, क्योंकि आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हो। यानी इसका रूप परिवर्तन किया जा सकता है, रूप परिवर्तन किया जा सकता है, जा सकता है, ठीक है ना। यानी ऊर्जा एक ऐसी राशि है जिसको न तो नष्ट किया जा सकता, जैसे आत्मा, आत्मा को हम बोलते हैं ना भी आत्मा को न तो नष्ट किया जाता है न बनाया जाता है, आत्मा अजर अमर है। उसी प्रकार ऊर्जा, ऊर्जा भी अमर है, ऊर्जा को न नष्ट किया जा सकता है न उसको बनाया जा सकता है। यानी ऊर्जा को संरक्षित राशि, संरक्षित का मतलब ये एक रूप से दूसरे रूप में, यानी जिस प्रकार आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है, ठीक है ना, शरीर बदल लेती है, मतलब जिस कंसेप्ट के हिसाब से आप साइंस पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको एग्जाम्पल ऐसे देंगे ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए। यानी जिस प्रकार से ऊर्जा जो होती है, उसे आत्मा मान लो, उसको एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है, यानी शरीर बदला लेकिन आत्मा नहीं बदली, यानी ऊर्जा है। उसी प्रकार एक ऊर्जा एक राशि है जो क्या एक ऊर्जा से दूसरी ऊर्जा में बदल सकती है, लेकिन उसको नष्ट नहीं किया जा सकता। मानो कि मतलब ऊर्जा हम नहीं बना ले, मैं कह दूं नई ऊर्जा हूं, ऐसा नहीं है। यानी वो पहले कहीं ऊर्जा थी, उसको ही आपने बनाया। मैं बोल रहा हूं तो मेरे पास कोई ना कोई ऊर्जा थी, मैं उसको ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करके दे रहा हूं, है ना। तो इस प्रकार की ऊर्जा एक ऐसी राशि है जिसको न नष्ट किया जा सकता, न बनाया जा सकता, उसको सिर्फ और सिर्फ क्या है, उसके रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। तो ऊर्जा सुरक्षित राशि है। तो हमें यहाँ पर ये बात पढ़ने की जरूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि आपके चैप्टर के अंदर या आपके सिलेबस में है, तो मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं ताकि ये समझ में। यानी आपको यहाँ यांत्रिक ऊर्जा चाहिए, हम क्या बदलेंगे, विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करेंगे। तो यहाँ पावर प्लांट के अंदर क्या किया जाता है, ऊर्जा का ही प्रयोग किया जाता है। यानी ऊर्जा इसी रूप
इस नियम के आधार पे, यानी कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी जो हम पढ़ते हैं, यानी कंजर्वेशन लॉ का मतलब है इसको ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता, ना इसका क्या किया बनाया जा सकता है, इसको है ना नहीं बना लेंगे हम, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आपने रूप परिवर्तन कर सकते हो। बोले जी कैसे? आप ना एक ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा में बदल सकते हैं। मान लो आपके पास कौन सी ऊर्जा आपके पास पहले है? यांत्रिक ऊर्जा। आपके पास क्या? यांत्रिक ऊर्जा। बोलो जी हमारे पास यांत्रिक ऊर्जा है, ठीक है, समझ लो थोड़ा, यांत्रिक ऊर्जा है आपके पास। तो यांत्रिक ऊर्जा से आपने देखा होगा, जैसे यांत्रिक ऊर्जा हम अल्टरनेटर या जनरेटर को देते हैं, किसको देते हैं? यहाँ पे अल्टरनेटर की बात करें, अल्टरनेटर, तो अल्टरनेटर क्या करता है? इधर से अल्टरनेटर में यहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा डालते हैं, जैसे इधर से आलू डालते हैं, उधर से सोना निकालते हैं ना, निकल गया सोना, ठीक है इधर से आलू डालते हैं, इधर से सोना निकालते हैं, यानी यांत्रिक ऊर्जा अल्टरनेटर में देते हैं, उस वो क्या कर देती है इसको? विद्युत ऊर्जा में, लेकिन विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। तो इसका मतलब अल्टरनेटर क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला, और जहां पर ये बदला जाता है उसको हम क्या कहते हैं? पावर जनरेशन। क्या कहते हैं उसको? पावर जनरेशन। और जहां पर बदला जाता है, पावर जनरेशन क्या है? क्रिया। जहां पर ये क्रिया होती है उसको हम बोलते हैं पावर प्लांट। क्या बोलते हैं? पावर प्लांट। जहां पर पावर प्लांट के अंदर जनरेशन काम करने का कौन का? अल्टरनेटर। हमारे पास यांत्रिक ऊर्जा है तो अल्टरनेटर को चला के हम मूव करवा के हम क्या करेंगे? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर लेंगे। या आपके पास यांत्रिक ऊर्जा है तो आपके पास जनरेटर है, जनरेटर है, जनरेटर क्या है? एसी डीसी जो भी है, तो वो भी किस में बदलेगा? विद्युत ऊर्जा में। यहाँ पर फर्क इतना हो जाता है, अल्टरनेटर क्या करता है? अल्टरनेटर एसी में बदलता है, एसी विद्युत ऊर्जा में, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है, ठीक है। और जनरेटर जब हम बात करते हैं तो ज़्यादातर डीसी के लिए जनरेटर यूज होता है, तो ये क्या करता है? डीसी में बदलता है बस, ठीक है, थोड़ा सा अलग पढ़ने के लिए, क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट है, ठीक है। आपके पास फिर क्या है? आपके पास मान लो विद्युत ऊर्जा है। बोलो जी हमारे पास विद्युत ऊर्जा आपके घर में, अब आप देख रहे हो वो किसके कारण देख रहे हो? विद्युत ऊर्जा। फिर लेकिन आपने क्या किया? मोटर ली, मोटर ने क्या कर दिया? इसको यांत्रिक ऊर्जा में बदल दिया। क्या कर दिया? यांत्रिक ऊर्जा में बदल दिया। मोटर को विद्युत ऊर्जा दी, उससे हमने पानी भर लिया घर में, ठीक है ना। आपके पास फिर विद्युत ऊर्जा है, और आपके पास क्या? स्पीकर है। क्या है? स्पीकर है। तो स्पीकर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देगा, बौं बौं कर रहा है जो, ठीक है ना, ध्वनि ऊर्जा में बदल देगा। बोलो जी अच्छा, ये बात है। आपके पास बल्ब है, ठीक है, तो बल्ब क्या कर देगा? इसको प्रकाश ऊर्जा में बदल देगा, ठीक है, प्रकाश ऊर्जा में बदल देगा। अरे आपके पास हीटर है। बोलो जी हमारे पास हीटर है, ठीक है ना। हीटर, हीटर क्या करेगा बताओ? उष्मा ऊर्जा में बदल देगा। यानी ऊर्जा का परिवर्तित हुआ है रूप, नए की ऊर्जा खत्म हुई है, नए नई बनी है, यानी उष्मा ऊर्जा नहीं बनी, नई नहीं बनी, उसका परिवर्तन किया गया है, ठीक है ना। हीटर ने क्या कर दिया? विद्युत ऊर्जा को, बल्ब ने क्या कर दिया उसमें? ये इसको, इसने, ठीक है। या आपके पास ध्वनि ऊर्जा, जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये माइक क्या कर रहा है? इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके आपके पास भेज रहा है, और आप जैसे सुन रहे हो तो वो स्पीकर दोबारा वहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी वापस क्या हो रही है? वापस ही उसमें बदल रही है, किसमें? ध्वनि ऊर्जा में, ठीक है। तो ऊर्जा का रूप परिवर्तन किया जा सकता है, उसको नहीं बदला जा सकता है, न बदला जा सकता है, लेकिन खत्म नहीं किया जा सकता, नहीं उसको बनाया जा सकता है, ठीक है ना, समझ में आई। जैसे आपके पास यांत्रिक ऊर्जा है, शारीरिक ऊर्जा है, आपने उसको क्या किया? हाथ हिलाने के लिए यांत्रिक ऊर्जा में बदला, फिर आपने मारा चमाटा, ठीक है ना, तो आवाज आई, एक ध्वनि ऊर्जा में बदला, ठीक है ना। यहाँ पे दर्द भी हुआ, वो खतरनाक दर्द हुआ ना, वो भी। तो ये फंडा है सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी का हमें स्रोत क्या चाहिए। अब जिस स्रोत से हम, स्रोत का मतलब है जिस स्रोत से हम क्या करेंगे? अल्टरनेटर को चलाने का काम करेंगे, यानी वो स्रोत क्या होते हैं? मतलब वो साधन, ठीक है ना, वो पदार्थ जो क्या करते हैं? हमें किसी न किसी रूप में ऊर्जा देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? सोर्स कहते हैं, ठीक है ना। और सोर्स कितने प्रकार के हो सकते हैं? 2 प्रकार के हो सकते हैं आपके हिसाब से, यानी जिस पदार्थ को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए प्रयोग करते हैं, वो क्या कहलाता है? एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी कहलाता है। क्लियर हो गई बात? समझ लिया ना ये बात है? इतना समझ लिया ना। बहुत यहाँ से एक एक बोर्ड है ना, ऐसे नहीं भरा जा रहा है, ये सब बोर्ड में आपको आईना दिखाया जा रहा है भी। आपको जो पढ़ना होगा ना
वो किस प्रकार से पढ़ना होगा। क्लासें लंबी रहती है और लंबी में मेरे को कोई परेशानी नहीं है बनाने में, क्योंकि सिलेबस करवाना है भाई। अरे समझो, यानी ऊर्जा स्रोत के प्रकार, ठीक है ना। ऊर्जा स्रोत के प्रकार, क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी सोर्स, ठीक है, या एनर्जी सोर्स के टाइप क्या क्या है, इस प्रकार से। दो प्रकार के मुख्य क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं, इसे लिखूं या ऐसे लिखूं। चलो इस बोर्ड में तो हम एक ही लिखेंगे। मुख्य दो प्रकार के होते हैं, ये लिख लेता हूं मैं। मुख्य दो प्रकार के होते हैं, और यहां से क्वेश्चन पक्का है आपका। बोले जी कौन सा। एक होता है परंपरागत, परंपरागत, ठीक है ना, जिसको हम दूसरा नाम होता है इसका अनवीनीकरण, ठीक है। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी अनवीकरण ऊर्जा स्रोत। सीधा स्रोत लिखता हूं, ठीक है। पहला तो ये हो गया, और दूसरा हो गया आपका, लो दूसरा ये लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो। अपरंपरागत, कंफ्यूज होते हो ना, वो कंफ्यूजन दूर करना है। या नवीनीकरण, रिन्यूएबल भी बोल देते हैं इसको, या आप नॉन कॉन्वेशनल बोलते हैं इसको, या ठीक है। देखो बहुत ही बढ़िया बातें पढ़नी है हमें भी। परंपरागत स्रोत, यहाँ से क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन सा स्रोत परंपरागत है, या कौन सा नवीनीकरण है, कौन अनवीनीकरण है। तो आपको डाउट रहता है भी कौन सा लगाएं क्या लगाएं। आपको बस इस परंपरागत शब्द का मतलब समझो आप। एक मिनट पानी पी लेता हूँ मेरे होठ से। इन दोनों शब्दों को ढंग से पढ़ो आप। नवीन यानी नया, परंपरागत यानी परंपरा, परंपरा पुरानी है या नहीं है। परंपरागत का क्या मतलब है, देखो यानी परंपरा। परंपरा देखो यार, शब्द को समझो, शब्द को समझे डाउट क्लियर। परंपरा का मतलब है, परंपरा यानी जो हमें रीति रिवाज जिसको हम बोलते हैं वो पुराने समय से चलते आ रहे हैं, ठीक है। उसी प्रकार यानी वो पुराने सोर्स जिनको हम बहुत पीढ़ियों दर पीढ़ी यूज कर रहे हैं, वो सोर्स जिनका हम बहुत से लकड़ी कोयला जो बहुत पुराने से बने हुए हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं परंपरागत। अपरंपरागत में तो अब कुछ सालों से जो एक अपरंपरागत का मतलब यानी जो अभी अभी नए नए शुरू हुए हैं। नवीनीकरण का मतलब नए, रीन्यूएबल का मतलब हो गया अभी जैसे, मतलब जिसका साइकिल बना के दोबारा यूज किया जा सकता है, जिनके खत्म होने के चांसेस कम है, यानी जिनके नष्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, जो भविष्य के अंदर खत्म हो जाएंगे कभी ना कभी। जैसे पेट्रोलियम,
पेट्रोल एक दिन खत्म हो जाएगा, क्योंकि जिसके सोर्स क्या है, बहुत ही कम है, जिनको नया नहीं बनाया जा सकता। डीजल, ठीक है ना, या प्राकृतिक गैस जो मिलती है हमें, कोयला जो खत्म हो जाएगा, यानी उस सोर्स को हम बोलते हैं परंपरागत स्रोत। ठीक है ना, समझ में आई? परंपरा बहुत लंबे समय थे, बहुत, यानी जिसका दोबारा यूज नहीं किया जाएगा या नए बनने की संभावना नहीं है। तो आप सीधा सीधा इस बात को ऐसे लिख सकते हो, जिन्हें एक बार प्रयोग करने पर दोबारा प्रयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगर इस बात को आप थोड़ा सा और अच्छे से लिखना चाहो, प्राचीन काल से आप लिख सकते हो। परंपरा का मतलब होता है प्राचीन, शब्द को समझा करो यार, प्राचीन काल से संबंधित है, जो बहुत लंबे समय तक जिसको हम प्रयोग करते आ रहे हैं। ठीक है ना। और दूसरा आपका हो गया, इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, जो भविष्य में नष्ट हो जाएंगे। बस छोटा बना के, इससे अच्छा छोटा नहीं बनाया जा सकता, समझना है हमें ये। यानी वो सोर्स जिनका प्रयोग करने के बाद दोबारा प्रयोग में नहीं आते। मान लो आपने हवा का प्रयोग कर लिया, हवा क्या खत्म हो सकती है क्या? इसको कुछ नष्ट हो जाएगा? इसका कुछ नष्ट नहीं होगा ना, तो इसको हम दोबारा यूज कर सकते हैं। जैसे आपने ताप का यूज किया, ठीक है ना, सूर्य के प्रकाश का यूज किया, वो खत्म हो सकता है क्या? नहीं, दोबारा यूज कर लो आप उसको। ठीक है ना। तो इसी प्रकार उसको खत्म होने की कोई चांसेस नहीं है, भविष्य के अंदर उनके कोई चांसेस नहीं है, वो खत्म हो जाएंगे। ऐसे स्रोत को हम क्या कहते हैं? नवीनीकरण कहते हैं, या अपरंपरागत, यानी अभी जो नए नए स्टार्ट हुए हैं एक एक दो सदी पहले, और ये पुराने, बहुत पुराने, उसको हम कहते हैं ये। ठीक है ना, जिन्हें बार बार प्रयोग किया जा सकता है, बार बार प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, जिन्हें 4 बार प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है ना, जो जिनकी भविष्य में, यानी फ्यूचर के अंदर खत्म होने के चांसेस, संभावना बहुत कम है, या जिसको बनाया जा सकता है या उत्पन्न किया जा सकता है। पेट्रोलियम उत्पन्न कर सकते हो क्या? आप नहीं कर सकते भाई। डीजल उत्पन्न कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। तो ये इस प्रकार का है आपका ये। ठीक है, अब इनके बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा सा समझ तो लिया आपने। यानी अगर इनको भी मैं बांटना चाहूँ तो 3 प्रकार से हमें मिलते हैं। एक तो मिलते हैं ठोस स्रोत, ठोस अपरम, और एक मिलते हैं हमें द्रव के रूप में, ठीक है ना, और एक मिलते हैं हमें गैस के रूप में। तो यहाँ से ये 3 बांटने का मकसद मेरा क्या है बताऊँ आपको? यहाँ पर 3 क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ पर 3 क्वेश्चन बनते हैं, जो आपके पेपर के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बोलो जी क्या बनते हैं, बताइए एक बार। देखो, ठोस यानी जो ठोस होते हैं, आपको पता है, द्रव यानी द्रव, द्रव गैस यानी गैस, यानी जो ठोस रूप में पाए जाते हैं उसको हम ठोस कहते हैं। जो गैस या द्रव के रूप में पाए जाते हैं, ये चीज़ें हमें पदार्थ, पदार्थ के भाग, मैटर, 4 प्रकार 5 प्रकार के, प्लाज्मा, बी, एसी, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो वो चीज़ें वहाँ पर पढ़ी जाती है जहाँ पर हम फिजिक्स पढ़ते हैं। तो इन चीज़ों को मैं समझाने बैठ जाऊँ तो फिर ये ठोस यहाँ रह जाएगा। ठीक है, ठोस के अंदर कौन से आते हैं? जैसे आपके कोयला, ठीक है ना, कोयला धरती के अंदर बना था, और ये कोयला धीरे धीरे क्या हो जाएगा, एक दिन खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, ये कौन सा है? कोयला क्या है? तो जैसे कोक हो गया, या आपकी लकड़ी हो गई, ठीक है ना, बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं आप। या जैविक ईंधन जो भी है, जैसे घास फूस, गन्ने की वो, ठीक है ना, तो इसको हम जैविक ईंधन, ये ठोस के रूप में हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, तीनों को एक साथ पढ़ते हैं आप। जैसे पेट्रोल, ये खत्म हो जाएगा एक दिन। ठीक है,
डीजल भी खत्म हो जाएगा, केरोसिन भी खत्म हो जाएगा। ये द्रव ईंधन है। एल्कोहल लगा लो, एल्कोहल तो छोड़ दो आप, है ना, लगा लो। अल्कोहल है, किसी के तो मुंह में पानी आ गया होगा, ठीक है ना। एक से पूछा मान लो, बोलो जी सोडा लेगा या पानी, बोलो जरूरत ही नहीं है, इतना तो अल्कोहल देख के पानी आ जाता है हमारे मुंह में, जरूरत क्या है। ठीक है, तो वही बात है। गैस यानी एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है ना, सीएनजी। और आपकी जो ये क्या बोलते हैं यार, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस छोड़ने वाला कुछ भी नहीं हूं मैं, एक दिन खत्म हो जाएगी, धीरे धीरे इनका स्तर घटता ही जा रहा है। ठीक है, तो ये गैस जो, अरे यार, ठीक है, हाइड्रोजन, ये गैस वगैरह। देखो मैं छोटा कर लेता हूँ पेन को ना, देखो कोयला कोक ये ठोस के रूप में प्रयोग होते हैं। ये क्या है, पहले बात तो ये क्या है, ठोस गैस हो ना हो, लेकिन ये याद रखना ये अनवीकरण यानी कोयला एक दिन, कोयला लकड़ी जैविक पेट्रोल डीजल जो खत्म होने की कगार पे है, ठीक है ना, भविष्य में कभी ना कभी खत्म हो जाएंगे, जिन्हें हम बोलते हैं अपरंपरागत स्रोत या अनवीन, जिसको दोबारा नहीं बनाया जा सकता या बार बार यूज नहीं किया सकता। पेट्रोल खत्म खत्म, ठीक है ना। तो इसके अंदर हमें मेन चीज क्या, एग्जीक्यूशन क्या आएगा, देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसके लिए टाइम लगाया मैंने। ये जो है इनको लिखने में तो इसको कुछ भी लिख लो, भंडारित आसानी से किया जा सकता है, खुले में छोड़ दिया जाए, बारिश का नुकसान नहीं है, ये नहीं है, इसको आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। कोयला को ऐसे प्राप्त किया जा सकता है, इसको बाहर छोड़ दे तो कोई नुकसान नहीं होते, प्रकृति में तिकड़ा फायदे ना, तो ये चीज़ें पढ़ने योग्य नहीं है। लेकिन इसके अंदर जो मुख्य बात है भी, इनका जब यूज करते हैं तो इनमें विस्फोटक, विस्फोटक देखो, यानी विस्फोटक यानी कोयले में विस्फोट होता है क्या, विस्फोटक नहीं, विस्फोट नहीं होता, या विस्फोटक निमन होता है, नहीं होता, विस्फोट नहीं होता इसमें अंदर, ठीक है ना। दूसरी बात जो होती है, एक होती है कैलोरीफिक वैल्यू, आगे पढ़ेंगे हम कोयले के अंदर, कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक मान जो होता है ना इनका सबसे कम होता है तीनों में से। ये ईंधन जो है, ये विस्फोट की समस्या, कोयला फुटता है पट ऐसे हुआ है कभी, विस्फोटक की समस्या नहीं आती, यानी इन ईंधनों का यूज करते हैं तो हमें लाभ क्या है, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है, विस्फोटक की समस्या नहीं आती, और कैलोरीफिक मान इसका क्या होता है, बहुत ही कम होता है। पेट्रोल डीजल इनके अंदर कैलोरीफिक मान किससे ऊपर होता है, तो इनका कैलोरीफिक मान, ये क्वेश्चन आता है और कई बार रिपीट हुआ है, इसलिए मैंने इसको हेडलाइन करके लिखा है, मान मध्यम होता है, यानी किससे ऊपर होता है, तो आप कहोगे ठोस से ज्यादा होता है इनका। अब कैलोरीफिक क्या होता है, ठीक है ना, कैलोरीफिक मान होता है भी कितनी उष्मा दे, कैलोरी का मतलब, कैलोरी में क्या मापते हैं हम, उष्मा ऊर्जा मापते हैं, देखो कैलोरी में क्या मापते हैं, उष्मा ऊर्जा को हम कैलोरी में मापते हैं, देखो ऊर्जा कैलोरी में। कैलोरीफिक का मतलब है कितनी प्रति किलोग्राम, अगर 1 किलोग्राम जलाए तो कितनी हीट देंगे, कितनी कैलोरी हीट देंगे, ये कितनी हीट को जनरेट करेंगे, यानी मैंने 1 किलोग्राम कोयला जलाया तो कितनी कैलोरी मिलेगी 1 किलोग्राम के प्रति, तो उस हिसाब से इसकी क्या होती है, ठोस की कैलोरीफिक मान कम होता है, विस्फोटक नहीं होता। दूसरा, इसमें विस्फोटक की संभावना मध्यम होती है, क्या होती है, विस्फोटक की संभावना मध्यम होती है। विस्फोट
विस्फोट का मतलब फटना। गैस पेट्रोल मध्यम होती है, यानी इससे ज्यादा होती है, इससे कम होती है। तो ये कहोगे कैलोरीफिक मान सबसे ज्यादा किसका होता है, आपसे पूछा जाएगा। कैलोरीफिक मान मान उच्च होता है, यानी दोनों से उच्च होता है, ठीक है ना, उच्च होता है। तो आपसे पूछा जाए कैलोरीफिक मान सबसे ज्यादा किसका होता है, तो गैस का होता है। और सबसे ज्यादा गैस, अब हाइड्रोजन, आज तक हाइड्रोजन पे शोध चला है। अगर हाइड्रोजन ईंधन के रूप में जिस दिन आपके बाइक में प्रयोग होना शुरू हो गया, तो इसका मतलब एक क्रांति आ जाएगी। पेट्रोल की जरूरत नहीं है, प्रदूषण भी कम है, ठीक है ना। इनसे प्रदूषण ज़्यादा होता है, इनसे प्रदूषण थोड़ा कम होता है, और इनसे सबसे कम प्रदूषण होता है। हाइड्रोजन तो प्रदूषण ना के बराबर होता है, सीएनजी से ना के बराबर, एलपीजी से थोड़ा होता है। तो अलग अलग प्रकार की गैस है जिनसे प्रदूषण की समस्या भी होती है। तो इनका उसके हिसाब से भी कह सकते हैं, लेकिन हम एनवायरमेंट स्टडी नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पे। हमें लेना है इलेक्ट्रिकल वाला क्वेश्चन। इलेक्ट्रो कैलोरीफिक मान, यानी इसको थोड़ी उष्मा जलाएं तो हमें थोड़ा मात्रा में जलाने में ज़्यादा उष्मा प्राप्त हो, उसको हम बोलते हैं कैलोरीफिक मान कितना है। कैलोरीफिक मान अगर उच्च है तो मतलब थोड़ा जलाएंगे ज़्यादा प्राप्त होगा, थोड़ा जलाएंगे मध्यम सा प्राप्त होगा, थोड़ा जलाएंगे बहुत कम प्राप्त होगा हमें उष्मा। क्योंकि उष्मा में कितना डलता है ये, यानी उष्मा में कितना बदलता है, ये मेन बात ये है, ठीक है। तो विस्फोट उच्च होता है इसका, कैलोरीफिक मान भी और विस्फोट। विस्फोट की समस्या क्या होती है, इसमें उच्च होती है, याद रखना, विस्फोट की समस्या उच्च होती है, ठीक है। तो अगर वो बात करें तो मैं कह दूं ठोस लिक्विड गैस, ठीक है। गैस जो होती है इसके अंदर, ये क्वेश्चन आपके बन सकते हैं और आपको याद कर लेना इनको, ठीक है ना। अपरंपरागत स्रोत कौन से हैं, अपरंपरागत स्रोत कौन से हैं। तो यहाँ पर देखो बहुत ही बढ़िया आपका बनेगा, और यहाँ से क्वेश्चन पक्का बनेगा आपका। ये लिख लो भाई, ठीक है। ये जैसे आपकी सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा जिसको हम सोलर एनर्जी कहते हैं, और जो हमें किससे प्राप्त होती है, सूर्य से प्राप्त होती है। बताओ ये कभी खत्म होने की संभावना है क्या, यानी ये तो बार बार यूज कर सकते हो आप। तो वो क्या होती है, क्या होती है, नवीनीकरण, ठीक है, जिसका यूज करना अभी हमने थोड़े सालों से स्टार्ट किया है, ठीक है। पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा यानी आप बोलते हो जिसे विंड एनर्जी या वाइंड एनर्जी, ठीक है। उसमें ऊर्जा, जो हमें, ये भी क्या सूर्य से हमें प्राप्त हो जाती है, थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, ठीक है। उसके बाद आपका ये जो जलीय ऊर्जा, हाइड्रो एनर्जी, ठीक है। उसके बाद आपका जो है जिसको हम क्या बोलते हैं यार, टाइडल, टाइडल ज्वार भाटा बोलते हैं क्या, ज्वार ऊर्जा, यानी टाइडल एनर्जी। भूतापीय ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है। और एक और लिख लो आप, बायोगैस ऊर्जा, गोबर से जो बनती है ना, बायोगैस ऊर्जा, जिसको हम बायोगैस ही कहते हैं, ठीक है ना, बायोगैस। जैविक गैस भी कह देते हैं इसको, ठीक है ना। बायोगैस के अंदर को मिथेन भी कहते हैं, आप क्या कहते हैं, मिथेन भी कहते हैं, ठीक है।
तो ये ऊर्जा बायोगैस क्या है, गोबर से बनाओ यूज करो, गोबर से बनाओ यूज करो, गोबर से या गले सड़े पदार्थों को डालो टंकी में और बायोगैस यूज कर लो। ठीक है। सौर ऊर्जा यानी सूर्य से प्राप्त हो रही है, हमें सोलर सेल का यूज करके आप इलेक्ट्रिकल या तापीय ऊर्जा में बदल देते हैं। सोलर कुकर होते हैं, उनमें क्या है, सोलर ऊर्जा आती है और वो गर्म कर देते हैं, हीट के कारण उसमें खाना पक जाता है। तो वो कौन से अपरंपरागत स्रोत नवीनीकरण है। पवन ऊर्जा, हवा चलती रहेगी, टरबाइन वगैरह घुमा के हम बिजली का प्रयोग कर लेते हैं इसके अंदर। ठीक है। उसमें ऊर्जा हीट है, सूर्य के कारण जो उष्मा ऊर्जा प्राप्त होती है हमें। ठीक है। तो इसको यूज करते रहो आप, कोई दिक्कत नहीं है। जलीय ऊर्जा हाइड्रो जो होती है जल के द्वारा प्राप्त ऊर्जा में, यानी जल से हम टरबाइन चलाते हैं। जल का कुछ बिगड़ता है क्या, कुछ नहीं बिगड़ता, कुछ भी नहीं बिगड़ता है ना। तो हम उस जल को दोबारा भी यूज करते हैं आगे सिंचाई में, पीने में, सब कुछ। ठीक है। उससे बिजली निकाली नहीं जाती भी, कहीं कह दो आप बिजली निकाल ली फिर उसमें कुछ बिजली निकाली, बिजली तो पानी गिराया है, टरबाइन घुमाया उससे। ठीक है ना, आप पढ़ेंगे आगे। ज्वार ऊर्जा, यानी जब ज्वार बाटा आता है, ठीक है ना, तो समुद्र के अंदर लहरें उठती है, लहरें उठने के कारण उसको क्या किया जाता है, किसी न किसी दूसरी एनर्जी के फॉर्म में बदलकर क्या किया जाता है, बिजली उत्पन्न भी की जा सकती है। तो ज्वार। भूतापीय यानी गर्मी किसकी, धरती के अंदर जो भूतापीय यानी गर्भ धरती के अंदर भी क्या है, ज्वालामुखी जैसे फटती है तो उसके इतने इतनी उष्मा निकलती है, आपको पता भी है भी धरती का जो करोड बना हुआ बहुत ज़्यादा, उसके अंदर लावा भरा पड़ा है, प्लेट होती है, अलग अलग प्रकार की प्लेटें, ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, जो ज्योग्राफी पढ़ते हैं उसके अंदर आपने देखा होगा। तो वो एनर्जी जब बाहर निकलती है ज्वालामुखी के रूप में, ठीक है, वोल्केनो जिसको आप बोलते हो, तो बहुत कुछ आपको एनर्जी वो भी किसी रूम में प्रयोग की जा सकती है आपकी। ठीक है। तो वो क्या है, एन नवीनीकरण है, परंपरागत नहीं है। इनका हम प्रयोग अब करना शुरू किया है, पहले हम किसका यूज करते थे, जिनका पहले यूज करते थे बुजुर्ग, बुजुर्ग को आदिकाल से चलता आ रहा है वो तो है ये। ठीक है ना। और ये ऐप अभी यूज करना जिसका 1-2 सदी पहले यूज करना जिसका शुरू किया है हमने। ठीक है। थोड़ा सा देख लो और आगे पढ़ते हैं आप फिर। हो गया, नहीं तो 2 घंटे और चलेगी। ठीक। लो भाई, आओ फिर। पावर प्लांट जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे उन पावर प्लांट के बारे में पढ़ते हैं, टाइप ऑफ पावर प्लांट। अब थोड़ा सा मार्कर बड़ा यूज करेंगे। टाइप ऑफ या क्लासिफिकेशन ऑफ पावर प्लांट। पावर प्लांट तो पता चली गया जहां पर बिजली उत्पन्न की जाती है। ठीक है ना। पावर प्लांट यानी शक्ति संयंत्र। ठीक है ना। शक्ति संयंत्र का वर्गीकरण लिख लो भाई। शक्ति संयंत्र का वर्गीकरण। ठीक है। शक्ति संयंत्र का वर्गीकरण यानी आपने बार बार नाम सुने होंगे, जैसे थर्मल पावर प्लांट नंबर 1 लिख लो आप, लगभग 5 प्रकार के हमको देखने मिलेंगे। थर्मल पावर प्लांट। ठीक है ना। दूसरा आपको देखने को मिलता है, थर्मल को थर्मल याद रखो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना। डीजल पावर प्लांट, डीजल पावर प्लांट। तीसरा आपको देखने को मिलता है न्यूक्लियर पावर प्लांट। चौथा आपको देखने को मिलता है हाइड्रो पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट। ठीक है। और उसके बाद आपको देखने को मिलता है गैस पावर प्लांट।
यानी आप अगर देखते हो थर्मल को हम बोलते हैं तापीय विद्युत से अंतर, ऊर्जा शक्ति से अंतर बोलेंगे भाई। क्या बोलते हैं इसको, जहां पर ताप का यूज होता है यार, जहां पर डीजल का यूज होता है, यानी डीजल शक्ति का प्रयोग करके हमें अगर टरबाइन को घुमाते हैं तो उसको हम डीजल पावर प्लांट कहते हैं। यानी नाभिकीय जिसका थोरियम या यूरेनियम का प्रयोग करके हम उष्मा पैदा करके वाष्प बना के टरबाइन को घुमाते हैं, हमें नाभिकीय संयंत्र कहते हैं। ठीक है। हाइड्रो पावर प्लांट जो है, यानी जलीय शक्ति संयंत्र कहते हैं उसको, और गैस वाले को गैस शक्ति संयंत्र कहते हैं। यानी ये किसके आधार पे बांट रखा है हमने यार, सोच के देखो। यानी जहां पर हम ताप, यानी ताप का यूज करते हैं, चाहे हम कोयले का यूज कर ले यहाँ पे, ठीक है ना, कोयला का यूज कर ले, हम क्या करते हैं कोयले का यूज ना करके आप चाहे जैसे इसको क्या बोलते हैं गन्ने का भूसा यूज कर लें। ठीक है। हमें क्या चाहिए बताओ, ठीक है, हमें चाहिए हीट, हीट चाहिए। तो कोयला जब जलेगा तो सबको धुआं धुआं कर देगा, यानी जलेगा तब क्या देगा, उष्मा देगा जी। ठीक है ना। और उष्मा से उष्मा छोड़ देंगे अपन जल पे, और जल क्या बन जाएगा, वाष्प। जल क्या बन जाएगा रे, वाष्प। और इस वाष्प से हम क्या चला लेंगे, टरबाइन। क्या चलाएंगे, टरबाइन। और टरबाइन किसको घुमाएगा, अल्टरनेटर। अल्टरनेटर क्या देगा, विद्युत। बात समझ में आई क्या। तापीय का मतलब जहां पर ताप का यूज करके हम क्या करते हैं, बिजली का उत्पन्न, यानी तापीय ऊर्जा का यूज करते हैं, चाहे वो कोयला है, चाहे कोयले की सहायता से कर ले, चाहे हम क्या कर लें उसके सहायता से कर लें। डीजल संयंत्र के अंदर हम क्या करेंगे, डीजल का प्रयोग करके हम इंजन चलाएंगे, डीजल का प्रयोग करेंगे हम। यहाँ पर ईंधन का कौन सा प्रयोग होगा, डीजल का। और डीजल से हम चलाएंगे इंजन, इंजन से हम क्या घुमाएंगे, शाफ्ट। शाफ्ट किससे जुड़ी होगी, यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा जो होती है उसके माध्यम से हमें क्या चलाएंगे, अल्टरनेटर। अल्टरनेटर क्या दे देगा, एसी। ठीक है। मोटा मोटा बता रहा हूँ। नाभिकीय यानी न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर हम क्या करेंगे, नाभिक का यूज करेंगे। नाभिक यानी न्यूक्लियस का यूज करेंगे, उसके उसको तोड़ेंगे। जब थोरियम वगैरह, किसका यूज करेंगे, या तो हम करते हैं यूरेनियम का, किसका करते हैं, यूरेनियम का। और या हम यूज करते हैं थोरियम का। थोरियम को थोरियम को तोड़ेंगे, मरोड़ेंगे, उसका न्यूक्लियर निकाल लेंगे बाहर। ठीक है ना। उससे क्या होगा, जब उसका नाभिक टूटेगा तो नाभिक से क्या मिलेगी, उष्मा। नाभिक से क्या मिलेगी, उष्मा। बहुत ज़्यादा हीट मिलेगी। उष्मा से हम क्या करेंगे, जल को दे देंगे, और जल क्या बनाएंगे, वाष्प बना लेंगे। वाष्प से क्या घुमा लेंगे, टरबाइन घुमा लेंगे। तो उसको हम क्या बोलते हैं, नाभिकीय शक्ति संयंत्र कहते हैं। बाकी आगे चीज़ें सारी पढ़ेंगे। जलीय यानी हम क्या बनाएंगे, बांध का यूज करेंगे। बांध से हम क्या गिराएंगे, जल गिराएंगे। जल किस पे गिराएंगे, टरबाइन पे सीधा गिराएंगे। टरबाइन जब घूमेगा तो वो किसको घुमाएगा, अल्टरनेटर को, जिससे हमें क्या मिलेगी, एसी। है ना। ठीक है। गैस से हम क्या करेंगे, गैस का प्रयोग करेंगे। गैस का किस रूप में, ईंधन के रूप में। उसको हम जलाएंगे, यानी इससे क्या मिलेगी हमें, उष्मा। ठीक है ना। उष्मा से हम वाष्प बना लेंगे, और वाष्प बना के हम क्या कर देंगे, उसका टरबाइन घुमाएंगे। और टरबाइन से हम क्या करेंगे, अल्टरनेटर घुमाएंगे, और अल्टरनेटर से हमें क्या मिलेगी, एसी। यानी मुद्दा अल्टरनेटर ही है और उत्पन्न एसी ही करनी है। ठीक है ना। बाकी डीसी से अंतर भी पढ़ लेंगे यहाँ पर कहीं होता है तो। ठीक है। बाकी यहाँ पर यूज क्या होता है, मेन मुद्दा ये है कि तापीय में ज़्यादातर कोयले का यूज होता है। ठीक है। डीजल वाले में तो डीजल सामने दिखाई दे रहा है। नाभिकीय में यूरियम या थोरियम का यूज होता है। ठीक है ना। हाइड्रो पावर प्लांट में बांध बनाकर जल के द्वारा क्या है, जल को किस पे गिराया जाता है रे, टरबाइन पे। टरबाइन घूमेगा, गज गज गज, बिजली बनेगी, हा 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 हा। ठीक है ना। ये क्या था, गैस पावर प्लांट। तो ये पावर प्लांट के भाग हैं जो किसके आधार पे यूज किए जाते हैं। समझ में आ गई बात। ठीक है। लो जी, पढ़ते हैं। हाइड्रो पावर प्लांट पढ़े, थर्मल लिख लो, थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर, सर नमस्कार, प्रणाम सर, प्रमोद सर, नमस्कार।
नमस्कार सर। और ठीक हो? बढ़िया एकदम। चरण स्पर्श। ठीक। तापीय है। शक्ति से अंतर। तो सेवा विवाह कर दो कोई यार। है। कोई सेवा विवाह कर दो यार। है। देखो बहुत ही चीजें हैं, आपको हमेशा कंफ्यूज जो करती आई है। ठीक है। और जिनको हम धीरे धीरे, हमें क्वेश्चन निकालने हैं। मेन मुद्दा क्या है? बोलो जी क्वेश्चन तो है, हमें एग्जाम क्लियर करना है, तो वहां से क्या क्वेश्चन बनते हैं मैं छोड़ता हुआ नहीं चलता। ठीक है। अब देखियो, आप कहोगे जी क्या, ये जो थर्मल है ना, इसके अंदर किसका यूज किया जाता है? ताप का यूज करके। ताप का, छोड़ो ताप नहीं, ताप आप थोड़ा सा अच्छी लैंग्वेज में पढ़ना स्टार्ट करो। उष्मा का प्रयोग करके जल को वाष्प में बदला जाता है। वाष्प से टरबाइन को घुमाकर अल्टरनेटर से विद्युत का उत्पादन जहां किया जाता है, वो तापीय शक्ति संयंत्र कहलाता है। तापीय शक्ति संयंत्र कहलाता है। यानी तापीय शक्ति का मुद्दा क्या है? यानी आपके पास क्या है बताओ? आपके पास मान लो कोयला है, ठीक है ना, ज्यादातर किसका यूज होता है? कोयला है, ठीक है ना। कोयले को आपने जलाया, बोलो जलाते ही क्या किया? जल के संपर्क में उष्मा लेके आए। जल क्या बन गया? वाष्प बन गया। वाष्प ने क्या किया? टरबाइन घुमाया। ठीक है ना। टरबाइन देखेंगे क्या होता है। टरबाइन घुमाने के बाद अल्टरनेटर का अंदर वाला हिस्सा घुमा, ठीक है ना। और अल्टरनेटर के घूमने के बाद हमें क्या मिली? एसी मिली। और एसी को हम आगे ले जाते हैं, उसको ट्रांसमिशन कहते हैं, बाकी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं ना। क्लियर हो गई बात? तो ये मुद्दा है। यानी इस प्रोसेस से जहां पर क्या बन रहा हो, इस प्रोसेस से जहां पर विद्युत ऊर्जा ऊर्जा बन रही है, उसको हम क्या कहते हैं? तापीय विद्युत विद्युत ऊर्जा संयंत्र या पावर प्लांट कहते हैं, थर्मल पावर प्लांट कहते हैं जी। समझ में आ गई बात क्या? ठीक है। तो समझ में आई क्या, या अभी भी नहीं आई? है कौन प्रगति पे करने वाला? और इस भारत में देख लो, ये याद कर लेना, कौन है भारत में तापीय शक्ति संयंत्र का संचालन कौन करता है? का संचालन बहुत मुख्य क्वेश्चन है ये, पहला और बढ़िया क्वेश्चन। संचालन एनटीपीसी सुना है क्या? रेलवे वाली एनटीपीसी नहीं, एनटीपीसी की फुल फॉर्म होती है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ठीक है, ये कंपनी है जो क्या करती है,
तापीय यानी सारा का सारा ताप वाला सिस्टम है ना, वो किसके अंडर आता है? एनटीपीसी। नौकरी निकलती है ना एनटीपीसी के अंदर, इलेक्ट्रिकल की भी निकलेगी, देखो बहुत निकलती है। ठीक है, तो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन जो होता है, यानी ये तापीय ऊर्जा का जो संयंत्र इंडिया के अंदर किया जाता है, वो किसके द्वारा किया जाता है? वो किया जाता है आपका एनटीपीसी के द्वारा। यानी इसका संचालन जो होता है, संचालन करने वाली कंपनी कौन सी है, या इसका जो ऑर्गेनाइजेशन संगठन कौन सा है, कॉर्पोरेशन कौन सा है? ठीक है ना, तो वो कॉर्पोरेशन कौन सा है? नेशनल, ठीक है, तापीय शक्ति कॉरपोरेशन जो है वो इसका एनटीपीसी करती है आपके थर्मल पावर प्लांट का संचालन, यानी इसको चलाने का जो काम करती है ना, बिजली उत्पन्न करने का काम करती है। और इस पावर प्लांट के अंदर ज़्यादातर किसका यूज होता है? कोयले का यूज होता है। अब तक बहुत कुछ पढ़ना है भैया। किसका प्रयोग करते हैं? कोयले का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। पूछ ले आपसे, तापीय पावर प्लांट में सबसे ज़्यादा प्रयोग किसका किया जाता है? ऊर्जा के रूप में ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। और आपने भी देखा होगा, राजस्थान में थोड़े दिन पहले कोयला खत्म हो गया, हाहाकार मच गई थी। कोयले का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं? कोयले पर आधारित है। और आगे हम पढ़ेंगे वो कोयले पे आधारित, कोयले पर आधारित ही पढ़ना है हमें बस। आधारित शक्ति संयंत्र कहते हैं, यानी कोयले पे आधार होता है इसका, शक्ति संयंत्र कहा जाता है। ठीक है ना, और कोयला भी सबसे ज्यादा कौन सा प्रयोग होता है? इस आधार पे देखें तो कोयले के भाग ही पढ़ लेते हैं एक बार। कोयला मूवी आई ना, कोयला। ठीक है ना, कोयला अलग अलग प्रकार का होता है। कोयले को कार्बन के आधार पे 4 भागों में बांटा जाता है। यानी कार्बन की मात्रा उसके अंदर कितनी है? 4 प्रकार का होता है ना। यानी कोयला क्या है? कोयले की क्वालिटी क्या है? कोयले के अंदर है क्या? मेन चीज तो कार्बन